A very good afternoon to all of you. Today we will see our next experiment, that is experiment number 9, title to prepare, evaluate and submit 25 ml of Cresol with soap solution IP. Synonyms: Lysol by Micelle formulation. So in that experiment we will see how to prepare क्रेसॉल सोप सॉल्यूशन. तो ये जो प्रिपरेशन है, तो इसमें हम यहाँ पे आज ये देखने वाले हैं कि भाई हम क्रेसॉल जो उसकी प्रिपरेशन है उसको हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले जो तो ये कि जो क्रेसॉल है वो उसकी कैटेगरी है कि वो डिसइंफेक्टेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट उसकी कैटेगरी है क्रेसॉल की. यानी कि ये जो क्रेसॉल है ये हम इसको यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट. मीन्स व्हाट कि इसमें एबिलिटी है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरिया को किल कर सकता है. सो इन दैट हम इसकी स्टेप वाइज अगर प्रोसीजर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम जो फॉर्मुलेशन है, तो फॉर्मुलेशन के अंदर हम देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने यूज़ किया है वो है क्रेसॉल्स, वेजिटेबल ऑयल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्यूरिफाइड वाटर. सो इसकी बेसिस पे जो उन्होंने क्वांटिटी गिवन दी है, ये क्वांटिटी गिवन जो है ये एज़ पर आईपी फार्मूला है, जिसकी बेसिस पे हमको 25 ml के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इज रिक्वायर्ड वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फैक्टर. सो वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट फैक्टर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर वी कैलकुलेट द क्वांटिटी टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट. सो इन दैट क्रेसॉल यहाँ पर उन्होंने क्वांटिटी दी है उसकी 500 ml, और जो की क्वांटिटी गिवन है, और उसको हमको क्वांटिटी टेकन मतलब हमको रिक्वायर्ड कितनी है 25 ml की प्रिपरेशन बनाने के लिए, तो वो है हमको 12.5. और जो क्रेसॉल है उसकी कैटेगरी है डिसइंफेक्टेंट, है ना. तो उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल. तो यहाँ पर जो हम जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है क्रेसॉल, लेकिन जो बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो हम एज अ एक्सीपिएंट या एज अ व्हीकल हम उसको यूज़ करते हैं. तो उसमें सेकंड है वेजिटेबल ऑयल. तो वेजिटेबल ऑयल 180 ग्राम यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल उन्होंने क्वांटिटी गिवन दिया है, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फैक्टर से तो ये 25 ml के लिए निकलेगा 4.5 ग्राम. जो क्या एक्ट एज अ कैसे क्यों यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स को, क्योंकि वो एज अ सोल्यूबलाइजिंग एजेंट वो वहाँ पर एक्ट करने वाला है. उसके बाद में हम देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम क्यों यूज़ करेंगे एज अ सोप फॉर्मिंग एजेंट, मतलब कि ऐसा एजेंट जो वहाँ पे सोप फॉर्मिंग एजेंट करेंगे, जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट है वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्यूरिफाइड वाटर एज अ vehicle. So in that step wise procedure, if you see the step wise procedure to prepare cresol, in that solution of cresol with soap solution contain 50% of cresol. मतलब कि जो क्रेसॉल होता है वो सोपी जो सोल्यूशन हम लेते हैं, जो हम देखते हैं सोप का जो सोल्यूशन होता है उसमें जो क्रेसॉल है वो 50% होता है. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ क्रेसॉल इन वाटर इज़ ओनली 2%. मतलब कि जो क्रेसॉल है उसकी सॉल्युबिलिटी जो वाटर में कितनी है 2%. मतलब क्या कि अगर हमने 100 ml का वाटर लिया तो उसमें सिर्फ 2% ही जो है क्रेसॉल उसमें डिज़ोल्व हो सकता है, और अदरवाइज नहीं. और यहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि हमको 50% क्रेसॉल को डिज़ोल्व करना है, तो इट्स अ चैलेंज फॉर अस कि हमको ये कैसे डिज़ोल्व करना है, हम इसको कैसे डिज़ोल्व करेंगे. सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्रेसॉल इन वाटर इज इंक्रीज बाय यूजिंग सोप ऑफ फैटी एसिड. मतलब कि जो अगर हमको उस पर्टिकुलर क्रेसॉल को वाटर में डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए हमको वाटर की सॉल्युबिलिटी क्रेसॉल के लिए इंक्रीज़ करना पड़ेगी. और हम उसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे, वो बाय इंक्रीजिंग यूजिंग सोप ऑफ फैटी एसिड. मतलब जो फैटी एसिड है उसके जो सोप्स है वो हमको यूज़ करके वाटर की क्या करना है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करना है. कैसे कि जो सोपी सॉल्यूशन होते हैं, जो सोप होता है वो क्या करता है, फैटी एसिड क्या करता है कि वो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं जो सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं, और सरफेस के ऊपर एक्ट करने की वजह से वो वहाँ पर चेंजेस करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी में, उसके पीएच में. तो ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर व्हीकल की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. They are prepared from vegetable oil such as cottonseed oil, linseed oil, soybean oil and potassium hydroxide. मतलब कि ये जो वेजिटेबल ऑयल, देखो यहाँ पे जो उन्होंने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, तो अब हमको समझ में आ रहा है कि उन्होंने वेजिटेबल ऑयल यूज़ क्यों किया था जो वेजिटेबल ऑयल यूज़, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं कि जो उसमें जो है वो वहाँ पर उसकी वाटर की सॉल्युबिलिटी कैसी है, जो है वो इंक्रीज़ करना है हमको. जो अपना क्रेसॉल है वो 2%, सिर्फ 2% ही क्रेसॉल 100 ml में डिज़ोल्व होता है, लेकिन हमको उसको 50% डिज़ोल्व करना है. तो हम वाटर की जो है वो सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, तो हम उसको ऐसे बढ़ाएंगे कि भाई उसमें हम वेजिटेबल ऑयल यानी कि
फैटी एसिड और यूजिंग सोपी डिटर्जेंट। तो यहाँ पे जो देखो दो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी, वेजिटेबल ऑयल जो कि एक्ट एज अ फैटी एसिड एक्ट करेगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सोप फैटी एसिड है किस चीज़ से प्रिपेयर होते हैं, वेजिटेबल ऑयल सच एज कॉटन सीड ऑयल। तो जो हम वेजिटेबल ऑयल लेंगे तो वो कोई भी हो सकता है, आइदर इट इज़ कॉटन सीड ऑयल और आइदर इट इज़ लाइन सीड ऑयल और सोयाबीन ऑयल एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ वाटर अंटिल सपोनिफिकेशन इज कंप्लीट। तो ये हमको वाटर में ऐड करना है, कौन कौन से, किसको किसको, वेजिटेबल ऑयल को और सोप यानी कि अपना ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंटिल saponification is complete. So first of all we have to know about what is saponification. So saponification is a process that involves the conversion of fat, oil or lipid soap and alcohol by the action of heat in the presence of aqueous alkali. मतलब क्या कि saponification एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कन्वर्जन करते हैं हम किस चीज़ का, फैट का, ऑयल का, इसका कन्वर्जन होता है, अल्कोहल का कन्वर्जन होता है किस कैसे, बाय द एक्शन ऑफ हीट। मतलब हीट की वजह से जो फैट होता है, जो अल्कोहल होता है, जो लिपिड सोप होता है, उसका कन्वर्जन होता है हीट की वजह से। और ये हीट कहाँ से आती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूअस अल्कली। तो जो एक्यूअस अल्कली वहाँ पर हम, एक्यूअस मीन्स क्या, मीन्स व्हाट, वाटर। तो वाटर में अल्कली होने की वजह से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, और उसकी वजह से सैपोनिफिकेशन होता है। और सैपोनिफिकेशन से क्या होता है कि जो सरफेस है वाटर की उसके ऊपर वो एक्ट होता है, और उसके बाद में वाटर की सॉल्युबिलिटी उसकी वजह से बढ़ती है। तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि सोप फॉर्म्स चार्ज एग्रीगेट एज आयोनिक माइसेल्स। These micelles contain linolyl radical which solubilize cresol giving clear solution। मतलब क्या होता है कि जब ये सेपोनिफिकेशन फॉर्म करता है तो सेपोनिफिकेशन फॉर्म करने के बाद में वो क्या फॉर्म करते हैं, सेपोनिफिकेशन के बाद में जो फोम है यानी कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, फॉर्म्स चार्ज एग्रीगेट एज आयोनिक माइसेल्स। मतलब क्या, आयोनिक माइसेल्स वो बनाता है, चार्ज आयोनिक माइसेल्स। माइसेल्स क्या होता है कि माइसेल्स, हमने जैसे कि पिछली बार उसकी डेफिनेशन देखी कि हमने माइसेल्स की, जो माइसेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर की जो फेस है उसमें वो डिस्पर्स होते हैं। क्या करते हैं माइसेल्स, वो उसमें डिस्पर्स होते हैं उस फेस के अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं इस प्रोसेस से जो माइसेल्स है वो फॉर्म करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वहाँ पर वो जा सके। तो फिर उसके बाद में जब वहाँ पर हमको जब इसके माइसेल्स बनते हैं किस चीज़ के, उस पर्टिकुलर जो क्रेसोल ऑयल है उसके माइसेल्स बनने के बाद वो माइसेल्स वाटर की फेस में क्या होते हैं, वहाँ पर माइसेल्स क्या कंटेन करते हैं, लिनोलिल रेडिकल विच सोल्यूबलाइज क्रेसोल। और जो क्या वो क्या फॉर्म करते हैं, लिनोलिल रेडिकल, जो लिनोलिल रेडिकल है वो क्या करते हैं फिर सोल्यूबलाइज होते हैं, और जो सोल्यूबलाइज क्रेसोल गिविंग क्लियर सॉल्यूशन। तो जो लिनोलिल क्रेसोल है वो फिर डिजॉल्व होता है उस पर्टिकुलर वाटर की फेस में। देन रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज एडजस्टेड विथ प्यूरिफाइड वाटर। तो फिर जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो फिर हम किससे एडजस्ट करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर से। सो इन दैट आफ्टर फिर हम क्या करेंगे कि हमने अब समझ लिया कि ये जो प्रिंसिपल है कि भाई हर एक इंग्रेडिएंट का प्रिंसिपल क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, फिर उसका पर्पस क्या है। जैसे कि हमने देखा इस फार्मूले के अंदर कि क्रेसोल को अगर यहाँ पर इसमें वेजिटेबल ऑयल्स दिया है तो हम उसको एज अ वेजिटेबल ऑयल्स क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारे केमिकल वे करके उसको हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसीजर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहली स्टेप क्या है कि डिजॉल्व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। तो सबसे पहले हमको जो करना है वो ये है कि डिजॉल्व करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर। जितनी भी हमने क्वांटिटी रिक्वायर्ड वहाँ पे क्वांटिटी टेकन वहाँ पे कैलकुलेट की है उतनी क्वांटिटी हमको पहले वाटर के अंदर क्या करनी है, डिजॉल्व करनी है। फिर इसको डिजॉल्व करने के बाद में उसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करना है, किसमें, जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को मिक्स किया है उसी प्रिपरेशन में हमको वेजिटेबल ऑयल मिक्स करना है और ऐड करना है उसमें। फिर उसको ऐड करने के बाद में क्या करना है, जो मिक्सचर वहाँ पे बना है उसको हमको हीट करना है। हीट मिक्सचर ऑन वाटर बाथ टिल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मिक्सचर डिजॉल्व इन वाटर विदाउट द सेपरेशन ऑफ ऑयली ड्रॉप्स। मतलब देखो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही लिक्विड फेज में या फिर वाटर की फेज के अंदर हम ऑयल ऐड करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग वाटर्स के ड्रॉपलेट्स, वहाँ पे अलग अलग ऑयल्स के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, क्योंकि जो ऑयल्स होता है वो इनमिसिबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो
हमको क्या करना है, फिर वो जो प्रिपरेशन जो मिक्सचर है उसको हमको वाटर बाथ के ऊपर क्या करना है, फिर उसको हीट करना है। तो वाटर बाथ के ऊपर हीट करने के बाद क्या होगा, कब तक करना है इसको हीट, वाटर बाथ के ऊपर हीट मिक्सचर ऑन वाटर बाथ टिल द स्मॉल पोर्शन ऑफ मिक्सचर्स डिजॉल्व इन वाटर विदाउट द सेपरेशन ऑफ ऑयल ड्रॉप्स। मतलब कि जो मिक्सचर है उसका जो मिक्सचर है उसका पोर्शन जो है वो स्मॉल पोर्शन वाटर में डिजॉल्व हो वहाँ पर, और वहाँ पे ऑयल का सेपरेशन ना हो, तब तक कि हमको उसको हीट करना है। फिर उसके बाद में एडेड क्रेसोल टू अबव मिक्सचर एंड मिक्स थ्रोली टू गेट क्लियर सॉल्यूशन। मतलब क्या करना है, जो मिक्सचर हमने बनाया था हीट करके उसके अंदर फिर हमको क्या करना है, क्रेसोल ऐड करना है, और उसको फिर कब तक के मिक्स थ्रोली टू गेट क्लियर सॉल्यूशन। मतलब उसमें क्रेसोल ऐड करके उसको हमको मिक्स करना है, कब तक के मिक्स करना है, तब तक हमको क्लियर सॉल्यूशन वहाँ पर नहीं मिल जाता। देन एडेड सफिशिएंट प्यूरिफाइड वाटर टू मेक अप द वॉल्यूम। फिर उसके बाद में क्या करना है, सफिशिएंट प्यूरिफाइड वाटर हमको ऐड करना है ताकि प्यूरिफाइड वॉल्यूम हमको वहाँ पे मिल सके। फिर उसके बाद में क्या करना है, कैटेगरी कौन सी है इसकी, ये जो हमने प्रिपरेशन बनाई इसकी कैटेगरी कौन सी है, डिसइंफेक्टेंट, और उसको हमको स्टोर कहाँ पे करके रखना है, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट। मतलब कि जो प्रिपरेशन है ये किसी से हम उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करके इसको हमको रखना है। और ये जो फिर ये इसको आपको उसका एक लेबल बनाना है, जो कि आपको आपकी एज यू नो ऑलरेडी अबाउट कि हमको इसको फिर कहाँ पे स्टिक करना है लेबल बनाकर अपनी रफ नोटबुक के अंदर। फिर वहाँ पर उसको हमको बनाने के बाद फिर उसको फेयर करना है मैनुअल के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल्स है, रिजल्ट्स है, और फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं इसी के बेसिस पे। तो फिर यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमारा स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 10 title to prepare and evaluate and submit 25 ml of strong ammonium acetate solution BPC by pH adjustment method। मतलब कि हमने जो सॉल्युबिलिटी की सारी मेथड्स देखी थी उसमें हमने एक pH की मेथड देखी थी, अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो उस मेथड की बेसिस पे हमको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो प्रिपरेशन है उसको हमको पीएच एडजस्टमेंट मेथड से करना है। मतलब क्या कि जो हमने जैसे देखा था कि जो पीएच है ये रिस्पॉन्सिबल है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, कि अगर हम पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन का पीएच कम या ज़्यादा करते हैं या उसका पीएच हम वैरी करते हैं तो उसके सॉल्युबिलिटी में भी चेंजेस होते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके हमको आज प्रिपेयर करना है स्ट्रॉन्ग अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। सो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है हमारा वहाँ पे वो फार्मूला देखेंगे हम, वहाँ पर क्वांटिटी गिवन कितनी है और हमको उसको फिर कैलकुलेट करना है। और सबसे पहले तुम ये देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग अमोनियम एसिडेट है उसकी कैटेगरी कौन सी है। जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है उसकी कैटेगरी क्या है, डायूरेटिक। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायूरेटिक, डायूरेटिक डायएफ्रोटिक उसकी कैटेगरी है, डायूरेटिक एंड डायएफ्रोटिक। तो डायूरेटिक एंड डायएफ्रोटिक मतलब क्या कि ऐसे एजेंट जो कि हमारे यूरिनेशन को इंक्रीज करते हैं, एजेंट्स विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, और हमारी बॉडी से आयंस को आयंस कौन से आयंस लाइक जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे कौन कौन से, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। तो इस तरह के जो आयंस होते हैं इसको हमारी बॉडी से वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो ऐसे एजेंट जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इस तरह के एजेंट्स को वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, तो ऐसे इस तरह के एजेंट को हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो जो डायूरेटिक्स होते हैं ये जो प्रिपरेशन है वो यूज़ एज अ डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी जो डायूरेटिक्स है वो फ्लूइड रिटेंशन थेरेपी, या फिर हम उसको बोलेंगे कि जैसे कि अभी हार्ट फेल्यूर के जो पेशेंट होते हैं जिसमें जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उसको भी हम डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स क्यों देते हैं, क्योंकि डायूरेटिक्स से क्या होता है कि आयन चैनल्स जो है हमारी बॉडी आयंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते हैं। कौन से आयन, जैसे कि कैल्शियम आयन है ना। तो कैल्शियम आयन क्या करता है कि कैल्शियम आयन की वजह से, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन अगर ज़्यादा मिकदार में या फिर उसकी क्वांटिटी हमारे उसमें ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं कि हार्ट के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, और वहाँ पे एक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं कि पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट वहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है। और हार्ट बीट बढ़ने की वजह से फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, फिर इंक्रीज़ होता है। तो उसके लिए ये जिस वजह से हार्ट बीट हमारी इंक्रीज़ होती है तो वो उसके लिए कैल्शियम आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये जो डायूरेटिक्स है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से कैल्शियम को रिमूव करता है ताकि जो हार्ट बीट है वो नॉर्मलाइज हो सके। तो ये जो ड्रग है आज, ये जो अमोनियम एसिटेट प्रिपरेशन है, या इसमें हम जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, डायूरेटिक या डायफ्रोटिक एक्टिव। डायफ्रोटिक मीन्स व्हाट कि ये दोनों का मैकेनिज्म सेम है कि बॉडी से हमारे फ्लूइड और
सॉरी बॉडी से हमारे आयंस को एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन जो डायफ्रोटिक होता है, वो डायफ्रोटिक जो एजेंट होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी से फ्लूइड को कैसे कैसे बाहर निकालता है, वो बाय यूजिंग इन द स्वेट, इन द सलाइवा। जो हमारा स्वेट हमारी बॉडी से निकलता है वो उसको इंक्रीज़ करता है, और वो इंक्रीज़ करने के बाद वो उस रूट से हमारे बॉडी से आयंस को एक्सक्रीट करता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला टुडे वी प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन एज पर बीपीसी। तो यहाँ पर देखो स्टेप वाइज प्रोसीजर में उन्होंने पहले यहाँ पे एक रिएक्शन दी है। जब हम सारी की सारी क्वांटिटीज़ को वे कर लेंगे, उसके बाद में द अमोनियम एसीटेट इज़ फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन अमोनियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। मतलब कि इसमें उन्होंने जो अमोनियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड ये जो यूज़ किया है, तो ये दोनों का रिएक्शन होने के बाद में अमोनियम एसीटेट वहाँ पे फॉर्म होगा। तो कैसे, अभी देखो जैसे ये अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, क्या है, NH2H3 NH4HCO3, ये है अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, प्लस CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। तो ये जब एसिटिक एसिड अमोनियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, वो अमोनियम एसीटेट। कैसे कि देखो ये जो CH3 जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद में जो NH4 है वो NH4 यहाँ पे, ये NH4 आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया फिर अमोनियम एसीटेट। और जो फिर बचा वो क्या चीज़ बची फिर, HCO3। मतलब कि क्या, अब यहाँ पे जब उसका कन्वर्जन हो तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, वाटर, यानी कि H2O प्लस NCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जिसकी बेसिस पे क्या प्रिपेयर होता है, अमोनियम एसीटेट। तो इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन इन द सॉल्यूशन गिविंग इट अ गुड टेस्ट। मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट होता है और जो क्या करता है, एक गुड टेस्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद में अमोनिया शुड बी यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ एसिटिक एसिड। जो अमोनिया है वो क्यों, वो जो सॉल्यूशन में क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइज करता है, वो क्या करता है, वो जो एक्सेस एसिटिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है, तब जाकर अमोनियम एसीटेट वहाँ पर फॉर्म होता है। तो जब ये क्या करता है, एक्सेस एसिटिक एसिड, इफ़ अमोनियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज, जैसे कि हम इस प्रिपरेशन में अमोनियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इफ़ अमोनियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज देन इट फॉर्म अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड रिएक्शन सीजेस। मतलब क्या कि अगर हम अमोनियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वहाँ पर बनाता है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनने की वजह से ये जो रिएक्शन है वहाँ पर वो स्टॉप होती है। सीजेस मतलब क्या कि स्टॉप होती है, अकाउंट सीज हो गया, आपने सुना है इसे, मतलब क्या, एंडिंग होती है उसकी, तो सीजेस होता है, मतलब रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप होती है। तो ये जो रिएक्शन पुश हुई थी, तो ये जो रिएक्शन स्टॉप हुई थी, तो टू पुश रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज एडेड। तो अभी देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम अमोनियम बाइकार्बोनेट और ग्लाइसियल एसिटिक एसिड को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, अमोनियम एसीटेट। लेकिन अगर हम अमोनियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट यूज़ करने की वजह से क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनता है वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन वहाँ पे रुक जाती है। तो ये जो रुकी हुई रिएक्शन है उसको कंटिन्यू करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन इज एडेड, इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिटिक एसिड। तो जो अमोनिया है वो भी क्या करता है फिर कि जो एक्सेस ग्लाइसियल एसिटिक एसिड वहाँ पर था उसको वो वहाँ पे वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। फिर उसके बाद में क्या है, वीक सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट इज प्रिपेयर्ड बाय एडमिक्सचर ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन एंड 7 वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। लेकिन इसमें इन्होंने ऐसे बोलना है इनको कि भाई अगर तुमको स्ट्रॉन्ग अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन से अगर तुमको वीक सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट बनाना है तो तुम कैसे बनाओगे कि वीक सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट इज प्रिपेयर्ड बाय एडमिक्सचर ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन एंड 7 वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। मतलब कि जो अमोनियम एसीटेट का जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है उससे आप एक पार्ट लेकर उसको उस पार्ट के 7 पार्ट वाटर के अंदर उसको आप डिजोल्व करेंगे, तब जाके वहाँ पर बनेगा वीक सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट। सो इन दैट अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो हमारी मेथड है हमको यहाँ पे पीएच की बेसिस पे इसको मेंटेन करना है। कैसे, द सॉल्यूशन इज मोस्ट इफेक्टिव एंड स्टेबल बिटवीन pH 7 to 8। मतलब कि क्या बोलना है इनको कि जो सॉल्यूशन जो प्रिपरेशन हम बना रहे हैं वो जो प्रिपरेशन है वो 7 से तो 8 के जो pH होता है उसके बीच में वो क्या होती है, स्टेबल होती है वो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए द pH इज एडजस्टेड बाय यूजिंग 2 इंडिकेटर। तो जो pH है वो 2 इंडिकेटर से हमको मेंटेन करना है। कौन कौन से, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू एंड थाइमॉल ब्लू। तो ये जो 2 इंग्रेडिएंट है विद द हेल्प ऑफ
these two ingredients, we have to maintain the pH of that particular preparation. So in that, if we use bromomethyl blue, so अगर pH येलो pH उसका, अगर वो जो प्रिपरेशन है हमारी वो येलो कलर वहाँ पे उसका दिखता है, उसका pH जो है वो pH पेपर के ऊपर येलो कलर मिलता है हमको, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो प्रिपरेशन है हमारी उसका pH कितना है, 6 है। लेकिन ब्रोमोमिथिल ब्लू ऐड करने के बाद में वो कलर जो है ग्रीन में चेंज होता है और फिर ग्रीन चेंज होने के बाद में ब्लू में चेंज होता है। अगर वो कलर ब्लू वहाँ पे चेंज होता है ब्रोमोमिथिल ब्लू ऐड करने के बाद में, तो उसका मतलब हम ये बोलेंगे कि उसका जो pH है वो है 7.6। तो उसी के बाद में जब हम इसी तरह से जब हम थर्मल ब्लू इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो उसमें जो pH है वो कितना है उसका 6। कितना pH है प्रिपरेशन का, अगर pH 6 है तो वो कौन सा कलर इंडिकेट करेगा, येलो। और फिर उसमें हम जब थर्मल ब्लू ऐड करेंगे तो जो pH है वो कितना, अगर वहाँ पे ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना pH हो गया फिर उसका 9.6। तो इस तरह से हमको ये दोनों इंग्रेडिएंट यूज़ करके जो है वो pH है वो एडजस्टमेंट करना है। तो जो pH हमको एडजस्ट करना है वो कहाँ पे कितना एडजस्ट करना है, 7 to 8 के बीच में, इस तरह से। सो द सॉल्यूशन शुड बी स्टोर्ड इन लीड फ्री बॉटल, यानी कि उनको ऐसे बोलना है कि जब प्रिपरेशन हमारी बन जाएगी तो उसको हमको लीड फ्री बॉटल के अंदर ऐड करना है। लीड फ्री बॉटल में उसको हमको रखना है, क्यों, बिकॉज लीड रिएक्ट टू फॉर्म लीड एसीटेट, क्योंकि अगर लीड उस प्रिपरेशन में रहा तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि लीड क्या करेगा, जो हमारी प्रिपरेशन है उससे रिएक्ट करेगा और उससे रिएक्ट करने के बाद में वो क्या फॉर्म करेगा वहाँ पे, लीड एसीटेट। एंड थस pH ऑफ सॉल्यूशन इज वेरीज। अगर वो लीड एसीटेट वहाँ पे फॉर्म होता है तो उस पर्टिकुलर जो हमने सॉल्यूशन बनाई है उसका pH जो है वो चेंज होगा, और अगर pH चेंज होता है तो जो उस हमारी जो पर्टिकुलर प्रिपरेशन है उसकी वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, और सॉरी उसका जो वहाँ पे स्टेबिलिटी है वो क्या होगा, फिर वहाँ पे वो चली जाएंगी वहाँ से। तो इसलिए हमको जो हमारी प्रिपरेशन है वो लीड फ्री बॉटल में रखना है। और अगर इफ the pH is varies, then mix glacial acetic acid with purified water, added ammonium bicarbonate in a small quantity at a time until it dissolve। मतलब क्या हुआ कि फिर देखो इसमें क्या करना है, फिर हमको जो उसकी ये जो है इसमें सबसे पहले जो ग्लाइसिल एसिटिक एसिड है वो हमको किसमें, प्यूरिफाइड वाटर के अंदर ऐड करनी है। उसके बाद में क्या करना है, एडेड अमोनियम बाइकार्बोनेट इन स्मॉल क्वांटिटी एट अ टाइम अंटिल इट डिजॉल्व। मतलब कि जो ग्लाइसिल एसिडिक हमने वाटर में डिजॉल्व किया है उसमें हमको अमोनियम का बाइकार्बोनेट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है और उसको फिर हमको मिक्स करना है अंटिल इट डिजॉल्व। उसके जो यूनिट्स टाइम यूनिट्स जो है वो डिजॉल्व हो, अंटिल स्मॉल क्वांटिटी एट अ टाइम अंटिल इट डिजॉल्व। मतलब क्या बोलना है इसको यहाँ पे कि ग्लाइसिल एसिडिक वाटर में ऐड करने के बाद में आपको अमोनियम का बाइकार्बोनेट उसमें ऐड करना है स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर। तो एक बार में आप जब स्मॉल अमोनियम एसिडेट ऐड करोगे तो उसको आपको मिक्स करना है कब तक के, तब तक कि वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो जाता। फिर वो डिजॉल्व हो गया, फिर आपको और स्मॉल क्वांटिटी ऐड करनी, फिर इसको डिजॉल्व करना है, फिर आपको स्मॉल क्वांटिटी ऐड करनी, फिर उसको आपको डिजॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको उसमें अमोनियम बाइकार्बोनेट डिजॉल्व करना है। उसके बाद में देन added sufficient amount of ammonia solution until one group of resulting solution diluted with 10 drops of water gives full blue color। मतलब कि फिर आपको क्या करना है उसमें सफिशिएंट अमाउंट, मतलब उसमें फिर क्या ऐड करना है आपको, अमोनिया ऐड करना है। कब तक के, कि जब तक कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है यानी कि जो सोल्यूशन में हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं वो सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मतलब क्या कि वो हमको कलर चेंज वहाँ पर हमको बताएगा कि, और हमको कैसे पता चलेगा कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली अंदर जाके 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर के साथ में मिक्स हुआ है। ये कैसे समझ में आएगा हमको, कि जब अगर हमको सॉल्यूशन जो है वो फुल ब्लू कलर हमको वहाँ पे बताता है अगर वो, तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो अमोनिया है ये 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर के साथ में क्या हो रहा है, पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुका है वहाँ पे। और फिर उसके साथ जब ब्लू कलर आया तो उसके साथ में हमको क्या करना है, उसके साथ में एक 1 ड्रॉप ऑफ ब्रोमोमिथिल ब्लू ऐड करना है एंड एडेड फुल येलो कलर विद 1 ड्रॉप ऑफ थाइमल ब्लू सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में क्या करना है, 1 ड्रॉप ब्रोमोथाइमल की डालना है, फिर उसके बाद में 1 ड्रॉप ऑफ थाइमल ब्लू। ये दो इंडिकेटर की अपने को उसमें दो जो इंडिकेटर है उसकी एक ड्रॉप हमको उस प्रिपरेशन में ऐड करनी है। देन एडेड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड वॉल्यूम। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है कि इसमें वाटर ऐड करना है ताकि वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, ताकि जो हमने 25 ml जो हमको बनानी है वहाँ पर उसकी वॉल्यूम रीच हो सके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, कौन सी प्रिपरेशन है ये, जैसे कि हमने देखा डायफ्रोटिक या डायरेटिक इसकी प्रिपरेशन है और उसको हमको स्टोरेज कैसे करना है।
प्रिजर्व इन लीड फ्री कंटेनर। तो उसको कहाँ प्रिजर्व करना है हमको, लीड फ्री कंटेनर के अंदर। क्यों करना है, जैसे कि हमने देखे कि जो लीड है वो लीड एसिटेट फॉर्म करेगा, और लीड एसिटेट फॉर्म करने की वजह से उसका जो पीएच है वो वहाँ पर क्या होगा, वेरी होगा, और पीएच अगर वेरी हुआ तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर चली जाएंगी, इसलिए। सो नेक्स्ट फिर हमको उसका लेवल बनाना है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन हमको क्या देखने को मिलता है वो, फिर रिजल्ट, फिर क्वेश्चन। सो हेयर we will discuss, we was discuss your experiment number 10, and experiment number 11 and 12 we will see in next lecture. Thank you.